मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत केस को लेकर अहम खुलासा हुआ है। एनसीबी को पावना डैम में पार्टी को लेकर कुछ बड़ी जानकारियां हासिल हुई हैं। पावना डैम में मोटर बोट चला रहे जगदीश गोपनाथी दास ने एनसीबी को स्टेटमेंट दिया है और अपने बयान में इस बोटमैन ने यह खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत अक्सर डैम पर आते थे। सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती उनके साथ होती थी। सुशांत के साथ सारा अली खान, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक, जैद, रिया चक्रवर्ती, ये तमाम लोग होते थे। इनके नाम लिए हैं इस शख्स ने। और आइलैंड की पार्टी में सुशांत के को स्टार्स भी शामिल होते थे और घंटों टापू पर बैठते थे। बोटमैन की माने तो ये सभी टापू पर नशा भी करते थे। बयान के मुताबिक सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती कई बार आई। सुशांत के साथ सारा अली खान 4 से 5 बार यहां पर आई। सुशांत के साथ दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक और जैद भी कई बार आइलैंड पर आए हैं। इस बात की जानकारी इस शख्स ने दी है। ये बोटमैन जिसका ये बयान अपने आप में इस पूरे केस में, ड्रग्स केस में बहुत अहम हो जाता है और एनसीबी का शिकंजा अब यकीनन कई और नामों तक, चेहरों तक पहुंचेगा। एनसीबी दफ्तर से इस वक्त पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख मैं करूंगी। जिस तरह से ये नया स्टेटमेंट इस बोटमैन का सामने आया है, इसने जो नाम लिए हैं वो नाम अपने आप में बहुत अहम है और ये तक बताया है कि आखिर यहां आइलैंड पर होने वाली पार्टीज में क्या होता था। ये स्टेटमेंट एनसीबी के आगे के इन्वेस्टिगेशन में अब किस तरह से यूज होगा, इस्तेमाल होगा और किन किन चेहरों और नामों पर शिकंजा आगे कस सकता है? थोड़ा सा है ना, आज बताऊं। देखिए, डे वन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहता आ रहा है कि उसका मकसद सिर्फ सुशांत सिंह मामले पर जानकारी देना और खंगालना नहीं है, बल्कि पूरा बॉलीवुड का और ड्रग माफिया का जो नेक्सस है उसको ध्वस्त करना है। यही शब्द थे जो बार बार कोर्ट के आगे एनसीबी ने इस्तेमाल किए हैं कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया का जो नेक्सस है, वहां जो सिटाडल है, वो उसको ध्वस्त करना चाहता है। पहले कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। मुंबई में बॉलीवुड के पार्टीज में ड्रग्स होती हैं, ये सबको पता था। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स प्रोक्योर करी जा सकती हैं, ये भी सबको पता था। लेकिन इससे पहले इस तरह की बड़ी कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहले कभी नहीं करी थी। जो यहां पर बड़े अफसरान कह गए कुछ दिनों पहले कि वो इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और बॉलीवुड में जो ए लिस्टर्स हैं उन पर भी उनकी उंगली होगी, अब धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगी हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण खबर ये, जो शौविक चक्रवर्ती के बहुत घनिष्ठ मित्र थे सूर्यदीप मल्होत्रा, उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। नई गिरफ्तारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्रिस कोस्टा, एक गोवा से जो ड्रग पेडलर है, यह बड़ी गिरफ्तारी है, उसको भी आज मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया गया है। उसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। 15 से ऊपर गिरफ्तारियां इस वक्त हो चुकी हैं, जिसमें प्रोक्योर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स भी हैं। गोवा से कई नाम आ रहे हैं और यही कारण है, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली में, गोवा में, कर्नाटका में, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त बहुत मुस्तैदी से छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखिए, रिया चक्रवर्ती ने डे वन से कहा था कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं करी हैं, यहां तक कि वो तो ड्रग टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। एनसीबी के सामने भी उन्होंने माना नहीं कि वो ड्रग्स खुद कंज्यूम करती थी। बार बार वो यही कहती आई हैं कि ड्रग्स प्रोक्योर हुई हैं, फैसिलिटेट हुई हैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेकिन अब जो जानकारी हर रोज सामने आ रही है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या रिया चक्रवर्ती अब तक कंजम्पशन के मामले में झूठ बोलती आ रही थी? बिल्कुल। झूठ का जो बड़ा उन्होंने एक मानो पुलिंदा तैयार कर दिया था, अब वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर अब ये है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो बॉलीवुड ए लिस्टर्स हैं, जिनको ड्रग सप्लाई करी जाती थी, बड़ी बड़ी पार्टियों में जो स्टार किड्स थे जिनको ड्रग सप्लाई करी जाती थी, वो भी अब अछूते नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में उनको भी बिल्कुल पंकज, ये बड़ी बात। और देखिए मुस्तफा, जिस बात को पंकज यहाँ पर उठा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ छोटी मछलियों तक ही आंच रह जाए और बड़े नेक्सस तक हाथ ना पहुंच पाए। हालांकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के काम करने के तरीके पर, उनकी एफिशिएंसी पर किसी को शक नहीं है मुस्तफा, लेकिन बड़ा सवाल यह है, देखिए
अगर जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र दूसरे लोगों ने, जो गवाह हैं, चश्मदीद है, चाहे जिस एग्जाम्पल के तौर पे इस बोटमैन को हम ले लें, जिस तरह से वो बता रहा है कि पार्टीज होती थी, नशे वाली पार्टीज होती थी, क्या क्या सामान वहां पर आता था। अब जब तक जांच एजेंसी के हाथ इन नामों तक नहीं पहुंच रहा, और ये जो एक टाइम पीरियड इनको मिल रहा है, इस टाइम पीरियड में सबूत मिटाने का काम तो हो ही सकता है ना। बिल्कुल, सबूत मिटाने का काम आरोपियों की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ऐसे आप कह सकते हैं कि कुछ सेक्शंस का पावर है, जिसके चलते वो सबूत मिटने के बाद भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। जैसे शौविक या रिया चक्रवर्ती के केस में किया गया, उनसे कोई ड्रग सीजर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनकी इस केस में गिरफ्तारी हुई है। एक बहुत अहम बात यह है कि एनसीबी अब मुंबई, गोवा और अब मैरिजुआना और गांजा के से आगे बढ़कर डॉट्स, एलएसडी, एमडीएमए ऐसे सारे ड्रग्स की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सप्लायर है, उन पर आप कह सकती हैं वो शिकंजा कस रहे हैं। और ये किया इसलिए जा रहा है कि जो लोग एंड कंज्यूमर है, जो लोग कंटिन्यूसली नार्कोटिक्स, ड्रग, सब्सटेंस बॉलीवुड में कंज्यूम करते हैं, उन तक ये पूछताछ पहुंच चुके, नाम सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट में जब राज्यसभा एमपी ये कह रही है कि बॉलीवुड को बदनाम नहीं करना चाहिए, इसका ये भी मतलब कहीं ना कहीं निकलता है कि राज जो छुपे हुए हैं वो बाहर आने का बहुत बड़ा डर है पूरी इंडस्ट्री को। और कहीं ना कहीं उनकी जो सेकंड या थर्ड जनरेशन है, उनके नाम सामने आने से भी एक तरह का खौफ बॉलीवुड में फैला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एनसीबी सिर्फ सुशांत के केस तक सीमित नहीं है, वो सुशांत और उससे कड़ियां जो जुड़ती है पूरे बॉलीवुड ड्रग कार्टेल, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे ड्रग पेडलर्स तक पहुंच रही है। हर किस्म के जो नार्कोटिक सब्सटेंस है उनकी तहकीकात की जा रही है। सीनियर सिटीजन, चाहे वो गोवा में एलएसडी सप्लाई करने वाला हो या क्रिस कोस्टा जो ड्रग पेडलर हो, उसे गोवा से मुंबई लाकर गिरफ्तार करना, ये सारी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो बड़े नाम आ रहे हैं, इन पर शिकंजा कब तक कसता है एनसीबी का और क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। बिल्कुल मुस्तफा, और देखिए अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और वो तस्वीरें और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, एनसीबी का दायरा इन्वेस्टिगेशन का जिससे जैसे बढ़ रहा है, उसमें भी साफ हो रहा है। ये वो चेहरे देखिए, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और जैद, इनके नाम जब सामने आए हैं और एक के बाद एक तार जुड़े हैं, तो देखिए नेक्सस किस तरह से बड़ा होता चला जा रहा है। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों तक हाथ कब पहुंचेंगे ये देखना होगा। और मौसमी, कल जब मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई, सांसद जया बच्चन ने यह कहा कि इंडियन सिनेमा को, बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरह से एक के बाद एक चेहरे ये सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन तक में सोचिए, एक आम आदमी, एक मजदूर हाथ में अपना सामान, अपना पूरा घर बार लिए हुए अपने गांव तक पैदल चला जा रहा है। जब उसे गाड़ी नहीं मिल रही है, खाने पीने का सामान तक नहीं मिल रहा है, एक आम आदमी को जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं, इन लोगों को ड्रग्स मिल रही थी उस लॉकडाउन में। और जया बच्चन कह रही हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है। ड्रग्स का एंगल भी है, सियासी एंगल भी है, बॉलीवुड का एंगल भी है, अलग अलग एंगल्स है। और क्या रिया और ये सारे जो किरदार हैं, ये क्या एक सिर्फ छोटी कड़ी है, इसका किंगपिन कोई और है, यही पता लगाने की कोशिश मीनाक्षी एनसीबी कर रही है। जिस तरह से जो मुस्तफा ने कहा, पंकज ने कहा, अरविंद ने दिखाया, इससे तो ये साफ है कि ये सिर्फ क्यूरेटेड मैरिजुआना का मामला नहीं रह गया। इससे ये भी साफ है ये सिर्फ रिया और सुशांत सिंह का मामला नहीं रह गया। तीसरी बात यह है कि इससे ये भी साफ है कि सिर्फ ये बॉलीवुड का मामला नहीं है। क्या टॉलीवुड, कॉलीवुड, मुंबई, गोवा और विदेश, सारे तार अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़ रहे हैं। और अगर बॉलीवुड तक आँच आती है तो क्या सिर्फ बॉलीवुड तक रहेगी या सियासत तक भी पहुंचेगी? क्योंकि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का मैं कहती हूँ एक बहुत क्लोज कनेक्शन है। बहरहाल मुंबई के अथाह सागर में जिस तरह से आप देख रहे हैं लहरें उफान मार रही हैं, इस वक्त जिस तरह से पूरा ये ड्रग की जाल का भांडाफोड़ करने में एनसीबी लगी है, इसने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। और जिस तरह से रिया ने जो खुलासे किए हैं, अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो एक भय, जो एक खौफ दिखाई दे रहा है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसकी गूंज संसद तक भी दिखाई दी है। कल संसद में सांसद जया बच्चन ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको सबसे पहले। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree
And I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं. गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. तो जया बच्चन का ये गुस्सा और नाराजगी जाहिर है, लाजमी भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरह की तस्वीर नशे को लेकर, ड्रग्स को लेकर और एक के बाद एक चेहरे जैसे बेनकाब हो रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता. जरूरत है सच्चाई को गंभीरता से लेने की और जो परिस्थितियां हैं, जो राज यहां पर फैले हुए हैं, वो सामने आए पर्दे के, और कम से कम जो लोग जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए वो सलाखों के पीछे हों. अरविंद, जो स्टेटमेंट बोटमैन ने दिया है, हम बार बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो कैमरे के सामने सफेद झूठ कहती है, उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं लिया. अगर इस शख्स की बात पर यकीन किया जाए तो वो तो बता रहा है यहां तो पार्टीज होती रहती थी, आते थे, नशे का पूरा कारोबार चलता था. चलिए अरविंद के पास हम फिर चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बार बार ये बता रहे हैं किस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये उसी आइलैंड की तस्वीर है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे. और बोटमैन ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे अक्सर यहां पर पार्टीज होती थी और इन पार्टीज में जिन लोगों के नाम हमने आपको बताए जो क्लोज सर्कल में थे वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ यहां पर आया करते थे और नशा इन पार्टीज का एक अहम हिस्सा होता था. और इसीलिए ये मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से चेहरे सामने आ रहे हैं, एनसीबी का शिकंजा भी यकीनन अब बढ़ता चला जाएगा. लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, मामले की गूंज मुंबई से दिल्ली में संसद तक पहुंच गई है. कल मॉनसून सेशन की जब शुरुआत हुई तो जया बच्चन ने यह कहा गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल बॉलीवुड के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए हो रहा है, लेकिन यह सही नहीं है और मुझे इस पर सख्त आपत्ति है. जया बच्चन ने यह भी कहा कि शून्यकाल में इस पर चर्चा हो वो चाहती हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे स्पीकर इसके लिए समय कैसे अलॉट करते हैं. पंकज, देखिए हमने अपने दर्शकों को वो स्टेटमेंट भी सुनवाया कल जो जया बच्चन ने संसद में दिया. हालांकि उनका गुस्सा लाजमी है अपनी जगह, वो जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले के बाद पूरे बॉलीवुड को उस नजर से देखा जा रहा है. हर कलाकार, हर आर्टिस्ट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा उसी नजरिए से जज किया जा रहा है. लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो गंदगी वहां पर पाई गई है, जिस तरह का नशे का कारोबार दिखाई देता है और जिस तरह से ये पूरा का पूरा एक बड़ा जाल जिसमें यंग आर्टिस्ट खासतौर पर फंसे हुए दिखाई देते हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी, लेकिन ये तो एक ओपन सीक्रेट रहा है ना अभी तक कि बॉलीवुड पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है. जो यंगस्टर्स आते हैं, चाहे वो टीवी सीरियल्स के करने के लिए आते हैं या उनकी इंस्पिरेशंस फिल्म्स करने की होती हैं, वो ड्रग्स की दुनिया में किस तरीके से आसानी से चले जाते हैं या अपने को सेम लेवल पे लाने के लिए, इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, ये तो सबको पता है, ये तो ओपन सीक्रेट रहा है. इसीलिए तो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो हरकत में आया है उस पर बिल्कुल नजर है. क्या हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी मछलियों को पकड़ के वो इस केस को रफा दफा कर देगा? क्योंकि ये भी देखिए ना, अभी तक मुंबई से, गोवा से जो ड्रग पेडलर्स एनसीबी के हत्थे चढ़े हैं वो 20 साल के, 22 साल के, 23 साल के हैं. आखिर बड़ी मछलियां कौन है? ये बिग शार्क्स आखिर कौन है? अफसरन ने तो यहां पर आके कह दिया कि वो पूरे केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे. उनको मैंडेट है कि वो बिग शार्क्स को पकड़ेंगे. बिल्कुल पंकज, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा. इसीलिए बिहार में चुनावी हलचल भी दिखाई दे रही है. लेकिन इस हलचल के बीच आज आपको बिहार के गोपालगंज की कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि सुशांत को न्याय दिलाने की जंग लड़ रहे बिहार के नीति नियंता अपने ही बिहार में मौत के मुहाने पर सिसक रहे लोगों को क्यों नहीं बचा पा रहे. उनकी गुहार आखिर क्यों इनके कानों तक नहीं पहुंच रही. अल्लाह में
अल्लाह मेघ दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे। अल्लाह तो सुन लेता, लेकिन धरती पर भगवान बने बैठे राजनीति के विधाता नहीं सुनते। नहीं सुनते लोगों की परेशानी, नहीं सुनते उनका रोना। बहुत मुश्किल है, हम लोग 1.5 महीने जब से बाहर का पानी आया तब से बांध पर हम लोग रह रहे हैं। सरकार ने कुछ मदद की है? कुछ मदद नहीं की है। हम लोग बाहर काम करते हैं, 4 महीना लॉकडाउन से यहाँ पे हैं और फिर पैसा भी नहीं है। हम लोग बांध पे है, सरकार से कोई मदद नहीं मिला। मैडम मेरा भी यहाँ 2 घर समेत परेशान है भी। आइए ले चलें आपको बिहार के एक जिले के 2 गांवों में, जहां जनता का तंत्र नाले में बह गया है। जिंदगी बर्बादी के सैलाब पर उतराती है। यहाँ कोई रोटी के लिए तबाह है, किसी के सिर से हट गई है छत, कोई तिरपाल में पाल रहा है बच्चे, कोई एक दमड़ी के लिए चमड़ी गला रहा है। देखिए इसे और जार जार हो जाइए। ये बिहार के गोपालगंज का पकहा बैकुंठपुर गांव है। बाढ़ आने से पहले ये हरा भरा गांव था। खेत थे, खलिहान थे, दुकानें थी, मकान थे, लेकिन बाढ़ आई और ऐसी आई कि कहीं कुछ नहीं रहा, सब तहस नहस हो गया। गोपालगंज के पकहा गांव में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर बाढ़ की वजह से कितनी बर्बादी हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव के एक दादा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न राय। शत्रुघ्न जी, यहाँ पे मकान था, बह गया पूरा? हाँ, बह गया पूरा। हमारा मकान हमारा था, हीरालाल का, मुंदन का और चंदन का। पक्का मकान था? हाँ, पक्का मकान था। देखते हैं कि पक्का मकान है यहाँ। ये जो टूटा हुआ ये मकान था जिसका खाली पिलर दिख रहा है। मकान ऊपर से टूट चला गया है। यहाँ पर भी मकान था, इसका कुर्सी का भी पता नहीं है, एथी का नीचे का भी सब चला गया है, तालाब हो गया है यहाँ पर। ये पूरा जो हम पानी देख रहे हैं यहाँ पर मकान था बिल्कुल, और अब कुछ भी बचा नहीं है। कितना समय हुआ और आप लोगों को सरकारी मदद मिली? कुछ नहीं मदद मिला है, बस वही आया है 6072 का पैसा आया है। कोई का है, सबको नहीं है। हमारा लड़का लोग का भी इधर मकान था, उस लोग की भी नहीं है। हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसा रंग जो गोपालगंज के पकहा बैकुंठपुर गांव पर चढ़ा है, और बहुत गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूब गई हैं गलियां, डूब गए हैं गलियारे, डूब गया है गांव। खुशियों की गठरियां तो पहले ही डूब गई थी। कुदरत ने बर्बादी की सारी गिरहें खोल के यही उड़ेल दी। हर साल बाढ़ से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है बिहार में, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या जो जीवन भर की पूंजी लगाकर मकान बनाते हैं और उसके बाद एक बार की बाढ़ सब कुछ बहाकर अपने साथ लेकर जाती है। इसी बोट का नाव का सहारा है। बालू की बोरियां लादकर दूसरे हिस्से में पहुंचाया जा रहा है ताकि जो हिस्सा कटा हुआ है उन लोगों को दूसरे हिस्से में आने जाने में परेशानी ना हो। और आपको बता दें कि तकरीबन 2 महीने होते जा रहे हैं लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गाँव के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। दादा, इसी गाँव के हैं आप? पकहा यहीं से? कितनी परेशानी है पानी से? ज्यादा परेशानी है, ज्यादा परेशानी है। हाँ, मुसीबत बढ़ जाती हाँ, है। ज्यादा परेशानी है। हम मदद मिली है सरकार से? जाल का सबका परेशानी है। सबका परेशानी हाँ, है। सबका। सरकार में मदद की है? कुछ मदद कहाँ भाई, कुछ मदद नहीं है। बैठिए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं? कोई मदद नहीं की है? कोई मदद नहीं है। जब उधर तो अब चुनाव की तैयारी में सब लोग व्यस्त हो गए हैं। मवेशी के लिए आया लेना बात ने तो उधर रह गया, इधर कोई नहीं आया। और किसी का राशन मिला, किसी का नहीं मिला, कोई व्यवस्था ही सरकार नहीं दे रहा है। हम कोई मदद कर दो। सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाने वाले बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर के लोग कह रहे हैं कि सुशांत को न्याय दिलाइए, लेकिन हमारी भी तो जिंदगी बचाइए सरकार। हम तो आपके बिहार के ही हैं, यहीं रहते थे, यहीं रहने का ठिकाना छिन गया, यहीं कमाते खाते थे, यहीं बर्बाद हो गए। राजनीति के विधाताओं की चौखट पर चीख रहा है पकहा बैकुंठपुर। तकलीफ और क्रोध से मिलकर कांप रहे हैं कंठ। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के जी। एक बार आए हैं यहाँ पर चक्कर लगाने? नहीं आए। बीजेपी के विधायक नहीं आए? नहीं आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे उनसे? सुन रहे होंगे टीवी पे, क्या बोलेंगे उनसे? बोलेंगे क्या, कहेंगे जो कहते हैं सो कहेंगे। एक बार नहीं आया है। नहीं आए हैं इस जी ना। अभी कहेंगे। अच्छा, ये बताइए आप लोग, लेकिन जब हम लोग वोट डालते हैं तो अपनी सरकार चुनते हैं। आप लोग वोट नहीं डालेंगे तो फिर कैसे चुनेंगे अपने भविष्य के लिए अच्छी सरकार? वोट डालेंगे, कैसे वोट डालेंगे? मरेंगे, खैला बाहर मरते हैं, वोट कैसे डालेंगे?
खाने बिना मर रहे हैं आप हाँ, लोग। खाने में हम लोग मरता है तो कैसे हम लोग कोई की चुनेंगे कोई। ये क्रोध उस आदत के खिलाफ है जिसने जनतंत्र में जनता की उम्मीद को हाशिए पर डाल दिया है। पहले पानी बरसा, फिर पानी परेशानी बना और फिर गंडक नदी किनारों को तोड़कर घरों में घुस आई। पानी ने बर्बादी बनकर बंटाधार कर दिया। आपका पक्का मकान था? हाँ पक्का मकान था। सब डूब गया? हाँ सब सब पूरा ढह गया? ढह गया। और सामान जो अंदर था कुछ निकला, कुछ दह गेल, कोनो सामान घर में नहीं बचे। सब बह गया? साफा साफा कुछ नहीं के बचा, कुछ भी नहीं बचा। आप इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या क्या बोल रही हैं? जी सर, ये बाकी सब दहा गल खैले भी बाल बच्चा मरता टे रोता डहकता बर बिछाना कपड़ा तक कुछ बिल्कुल कुछ नहीं छे बचल। हाँ सब दहा गइल। कितने बजे पानी आया था? 8 बजे भोर में आयल बा माने। हाँ सुबह का टाइम में आयल बाटे। हाँ सुबह का टाइम में आयल। आप लोग को बचने का मौका ही नहीं मिला? ना, ये जनता से ज्यादा जज्बात का जमावड़ा है। वो जज्बात जो कभी भी आंख के रास्ते बह निकलता है। ये दर्द जरूरत के एहसास से बना है। तकलीफ से लिपटा हुआ इंकलाब है ये। देखना चाहें तो देखिए। यादवों की बहुलताई वाला ये गांव है और मोदी जी को इन लोगों ने वोट किया था 2019 में भी। इन लोगों का कहना है कि विकास की उम्मीद थी और इसी वजह से बीजेपी से न सिर्फ यहाँ पर सांसद चुने गए बल्कि विधायक भी चुने गए। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि इस बार तो वोट नहीं देंगे। भैया काहे दादा काहे नाराज है? जी नहीं देंगे वोट, हम लोग का बहुत दिक्कत है, कैसे वोट देंगे? कोई देखने वाला पूछने वाला है ये नहीं है। हम लोग मर रहे हैं खैला बाहर। आप लोगों को मोदी जी से उम्मीद थी लेकिन सांसद ने कोई काम नहीं किया। जी कोई काम नहीं किया है। ये पूरा इलाका मतलब मोदी जी को ज्यादा वोट पड़ा था? जी जी पूरा वोट। और ये पूरा यादव बहुल इलाका। हाँ मोदी जी के वोट दिया इलाज हमने के कोनो उपाय ना भई। ये जो करे वाला बा एमपी विधायक से का आवते नहीं के, करते नहीं के, कोई नहीं आ रहा है। नहीं आता। पकहा बैकुंठपुर में बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। तकलीफ के इन जिंदा दस्तावेजों को कहना तो आसान है लेकिन सहना बहुत मुश्किल। 5 बच्चों के माँ बाप बाढ़ से बर्बाद होने के बाद बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये है, इसमें आप रहती हैं। कैसे बच्चों को लेकर सोती होंगी? 5 बच्चे कैसे सोते हैं? भुइयां बिछा के तिरपाल सुतीले सर। अच्छा, कुछ नीचे जमीन पर सोते हैं और कुछ ऊपर सो जाते हैं। कौन कौन से बच्चे हैं आपके? ये दे बा। अच्छा। और 2-3 गो मोहर गइल पर। और कपड़ा सब दह गया है। सोचिए कैसे कटे ये पहाड़ जैसी जिंदगी, कैसे बचाएं बच्चों का जीवन। जेठ की दोपहरी में हाड़ तोड़ मेहनत करके 3 कमरों का पक्का मकान बनाया था लेकिन तेज बहाव आया और अपने साथ मकान बहा ले गया। साथ में बह गए आटा दाल चावल धान, सारे सामान, सारे अरमान। देखिए जरा सोचिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। हिंदुस्तान जो चकाचौंध भरे उजालों के साथ जिसकी तस्वीर अक्सर हम लोग देखते हैं। जरा ये देखिए 5 बच्चों की माँ, इनके पति नाव चलाते हैं। चूंकि अब रोजगार पूरा छिन गया है तो वही एक विकल्प बचा हुआ है कि लोगों को इधर से उधर लेकर जाएं और थोड़े पैसे कमाएं। यही पूरी की पूरी जिंदगी है इस घर के भीतर। ऊपर बच्चे सो जाते हैं, कुछ बच्चे नीचे सोते हैं, परिवार नीचे सोता है। ये स्थिति है बिहार के गोपालगंज के इस गाँव की। कहाँ बन पाएगा? तो किस खुदा से करे फरियाद, किसके सामने जाएं टेके मत्था, किससे कहें कि बचा लो हमें ईश्वर, क्योंकि राजनीति के नीति नियंताओं ने बिसार रखा है हमें। हाँ, हम मोहताज हो गए हैं दाने दाने के लिए। 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि देखिए इस तरह से पानी सब कुछ बहा कर ले गया। यहाँ पर गेहूं रखा हुआ था और देखिए गेहूं किस तरह से अब सड़ चुका है या ज्यादातर हिस्सा इस गेहूं का बह चुका है। कितनी ज्यादा मुश्किल थी इन लोगों के लिए। मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सरकार से गुहार लेकिन मदद नहीं मिल रही और इसी वजह से गांव वाले ये कह रहे हैं कि जब हमें रोटी नहीं तो हम इस बार वोट नहीं करेंगे। समय के क्रूर हो जाने का सबसे बड़ा प्रमाण है ये। मगर अफसोस ये है कि इनकी तकलीफ सुनने, इनका दर्द जानने, इनकी मदद करने कोई नहीं आया। न सांसद, न विधायक, न प्रशासन, न शासन। अलबत्ता आज तक की संवाददाता इनके पास पहुंची तो इनके अंदर बेताबी जाग गई, सब कुछ दिखा देने की उम्मीद जाग गई कि शायद हम इनका दर्द सरकार तक पहुंचा सकें और इनकी मदद हो जाए। गंडक अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा चुकी है लेकिन देखिए जिस घर पे
ये 3 पिलर लगे हुए थे, वहां पर कुल 32 पिलर का एक बड़ा सा मकान था, लेकिन अब बाकी तबाही के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। जिनका वो मकान था वो लोग दरअसल हमको ये बताना चाह रहे थे और इसी वजह से वो उतनी दूरी तय करके गए हैं कि यहाँ पर उनका घर था, लेकिन अभी कुछ बचा नहीं है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, आप लोग भी आइए, बताइए। यहीं पर था पूरा, वहीं पर पूरा 32 पिलर लगा हुआ था, बताइए। 32 पिलर का घर है, इस पर 32 पिलर का घर था, सब ढह गया, सब ढह गया। तो बताइए ये लोग कैसे गाएं सुशासन का गाना, कैसे छेड़ें तरक्की का तराना, क्योंकि इनके पास न रहने के लिए घर है न खाने के लिए खाना। पकहा गांव को दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए ये बड़ा सा बांध था, लेकिन ये बांध गंडक नदी के पानी में इस तरह से बह गया कि एक हिस्से में मैं मौजूद हूं और पवन हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। वो दूर का हिस्सा बिल्कुल आपको पीछे नजर आ रहा है, दूसरा हिस्सा है। और यहाँ पर साइड में रिंग बांध बालू की बोरियों के साथ बनाया गया है ताकि लोग एक हिस्से से दूसरी जगह आ सकें, यानी कि टेम्पोररी व्यवस्था फिलहाल के लिए की गई है। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी बेबस है, लगातार लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सवाल बड़ा यही है कि हर साल इस तरह की त्रासदी झेलने के लिए आखिर लोग मजबूर क्यों होते हैं। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसी गोपालगंज के दूसरे गांव की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। यकीन मानिए अवसाद से भर जाएंगे आप। मोदी जी को देखकर हम लोग किए थे कि मोदी जी के गठबंधन में जो भी है उसको हमें वोट देना है। तो हमारा काम करेगा उसी को चुनेंगे और हम लोग व्यक्ति समूह को वोट देते हैं, किसी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। जो काम करेगा वही हमारे लिए भगवान है। नई सोच की शिलाओं पर अपने समय के साये से निकलते हुए सच की इबारत लिखने की अपील है ये चोट है सत्ता के चरित्र पर, सियासत के गाल पर और अपनी जिम्मेदारी से भागते नीति नियंताओं पर। इन आवाजों से सत्तासीन सम्राटों का दुर्गद्वार कांप जाएगा। कोई भी काम नहीं किया नीतीश कुमार या कोई हो, कोई काम नहीं। यहाँ तो नीतीश कुमार का नाम ही निशान नहीं है। कुछ काम नहीं किया बीजेपी अगर कुछ क्या है, कोई भी नेता यहाँ। जनतंत्र का तंत्र बह गया है घर, बह गई है गृहस्थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बह गया है इनका भरोसा। एक तरफ एनडीए की बहार है तो दूसरी तरफ यूपीए की आरजेडी कांग्रेस की हुंकार है, लेकिन इन सब के बीच जमीनी स्थल ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे चारों तरफ गंडक नदी का पानी जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। 4000 से ज्यादा की आबादी वाला ये गांव इस वक्त 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। गोपालगंज के इस गांव में घुसते ही बर्बादी आपको अपने दामन में समेट लेती है। आंखों में दर्द का थक्का सा जम जाता है तस्वीरें देखकर, बेबसी सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाए। ये ओम प्रकाश हैं। इनकी 24 बरस की बेटी थी। गरीबी और बेटी साथ साथ बढ़ रहे थे। पाई पाई जोड़कर बना लिया था एक घर। आगे बेटी का ब्याह करना था, लेकिन एक दिन गंडक का सैलाब आया, घर जमींदोज हुआ और उसी घर के नीचे बेटी दबकर मर गई। क्या उम्र थी बेटी की आपकी? 24 साल। 24 साल की थी, शादी नहीं हुई थी अभी? नहीं, अभी शादी के लोग देख रहे थे। कैसे जान चली गई उनकी? वो कुछ सामान के लिए गई पर फिसल के चला गए। बर्बादी की बाढ़ आने से पहले पिंटू मिश्रा का जीवन अच्छा था। ईश्वर की अनुकंपा से मोबाइल की दुकान शानदार ढंग से चल रही थी। 35 लाख का मकान बनाया था। ईमानदारी और मेहनत से बनाया गया मकान जब गंडक में बहा तो लगा जैसे जिंदगी ही बह गई। ये पूरी छत थी? हाँ। और पूरी छत टूट गई है। पूरी छत, उसके बाद बगल वाला भी छत वहाँ से चला गया है। अंदर मैं देख रही हूँ पंखा वंखा सब है, अभी सब साइकिल वाइकिल है, सब टूट गया। पूरा सामान या तो इसमें गया या पानी बहा कर ले गया अपने साथ। कितना बड़ा गहना भी था इसमें। अच्छा, सब चला गया। सरकार से क्या मदद मिली? अभी सरकार से क्या मदद मिली है? 6000 रुपया मिला है और दूसरा कुछ मदद नहीं मिला। 6000 रुपया खाली मिला है। चंदन दास भी उन्हीं बदनसीबों में से एक हैं जिनकी खुशियां धारा में बह गईं। हम लोग बाहर काम करते हैं, 4 महीना लॉकडाउन से यहाँ पे हैं और फिर पैसा भी नहीं है। हम लोग बांध पे हैं, सरकार से कोई मदद नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपालगंज में ये बर्बादी है, ये तो वो 2 गांव हैं जहां हम पहुंचे हैं। वरना बिहार के 19 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई। 130 प्रखंडों में 1333 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई। पूरे बिहार में करीब 83 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। अकेले दरभंगा में करीब 21 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। मुजफ्फरपुर में करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। किसानों की 8.84 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। अनगिनत घर बाढ़ में बह गए, धराशायी हो गए।
अब जब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है तो बिहार में हलचल तेज है, मगर इस हलचल के बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार बाढ़ की मार से कराह रहा है। बिहार में इलेक्शन है और स्थिति यहाँ की कितनी ज्यादा खराब है। पानी में तमाम घर या तो ढह चुके हैं या तो बह चुके हैं, कुछ बचा नहीं है या डैमेज हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये यहाँ के लोग भगवान भरोसे सरकारी नुमाइंदा न मदद के लिए आ रहा है और न ही इनके जख्मों पर शब्दों के मरहम लगाने ही। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, कृतपुरा गांव, गोपालगंज आज तक। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।